हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेविगेट इंस्टीट्यूट। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है जनरल साइंस की बायोलॉजी की क्लास में। लास्ट क्लास में हम लोग न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ रहे थे और लगभग लगभग मतलब एंडिंग की तरफ ही थे। आज हम उसी को पहले तो खत्म करेंगे, यानी कि जो बचा हुआ पोर्शन है न्यूट्रिएंट्स का, जिसमें हम लोग मिनरल्स पढ़ रहे थे। तो मिनरल्स, फाइबर्स और पानी यानी कि वाटर, ये तीन हमारे और बचे हुए हैं, उसको हम कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद जो है ह्यूमन एनाटॉमी के अंदर जो पहला सिस्टम हमें पढ़ना है, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। तो फिर डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि मानव के पाचन तंत्र के बारे में, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहले अपना बचा हुआ जो न्यूट्रिएंट्स है वो पूरे कर लेते हैं और फिर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। हमें न्यूट्रिएंट्स के बाद बहुत सारे सिस्टम्स पढ़ने जो हमारी बॉडी में काम करते हैं ह्यूमन एनाटॉमी के अंदर। उसमें हमें डाइजेस्टिव सिस्टम से शुरुआत करना है और उसके बाद फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम, एक्सक्रीशन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सब कुछ हम देखेंगे। तो मिनरल्स में मैं आपको कुछ मिनरल्स तो बता चुका था, है ना। अब कुछ और मिनरल्स बचे, उनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सोडियम से। ठीक है, सोडियम जो है वो भी एक मिनरल है। सोडियम जो है उसका काम क्या होता है, बॉडी के अंदर क्या फंक्शन वो परफॉर्म करता है। तो सोडियम का काम होता है कि ये हमारे बॉडी के अंदर जो फ्लूइड बैलेंस है उसको और जो ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल करने में मदद करता है। आप जानते हैं कि अगर कोई किसी व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है तो उसको कहा जाता है कि नमक कम खाओ, क्योंकि नमक में सोडियम होता है। नमक जो है खाने का नमक, जो कि हमारा टेबल सॉल्ट जिसको बोलते हैं, वो NaCl है, सोडियम और क्लोराइड से मिलकर बनने वाला एक लवण है, सॉल्ट है बेसिकली। ठीक है ना, तो इसीलिए उसको खाने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर के मामले में काम करता है, मतलब ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है बेसिकली। और साथ ही साथ ये हमारी बॉडी में जो फ्लूइड बैलेंसेस होते हैं, अलग अलग तरह के फ्लूइड्स का बैलेंस होता है, उसको भी ये रेगुलेट करने में मदद करता है। इसके अलावा ये हमारे मसल्स को भी मजबूत बनाता है और साथ ही साथ नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। इसका क्या सोर्स है? देखो, सोडियम का सबसे मेन सोर्स होता है हमारी बॉडी में मौजूद, हमारे खाने में मौजूद नमक। हम जो नमक कंज्यूम करते हैं, जिसको टेबल सॉल्ट बोलते हैं, खाने का नमक भी बोलते हैं, इसमें हमारा जो टेबल सॉल्ट है वो NaCl है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। ये तो ये याद रखिएगा। ठीक है, NaCl है और ये सोडियम और कैल्शियम का लवण है, यानी कि सॉल्ट है। तो इसी से हमारी सोडियम की जरूरत पूरी हो सकती है। लेकिन इसके अलावा और कुछ चीजें जिनमें सोडियम मौजूद होता है, तो वो होते हैं हमारे प्रोसेस्ड फूड्स, यानी कि जो प्रोसेस्ड फूड को क्या बोलेंगे, जो डिब्बाबंद सामान आता है, जैसे स्नैक्स हो गए, आपके कैंड सूप हो गए, ये सब इनमें भी होता है। उसके अलावा भी कुछ कुछ चीजों में ये पाया जाता है, पर मेनली इसका सबसे मेन सोर्स जो है वो टेबल सॉल्ट यानी कि खाने का नमक होता है। ठीक है, और नमक की जरूरत हमारे को दो कारणों से होती है। एक तो नमक में हमारा आयोडीन भी रहता है, हम जो नमक खाते हैं वो आयोडीन युक्त नमक होता है। तो आयोडीन जो मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूं, उसकी आवश्यकता भी नमक से पूरी हो जाती है। क्योंकि हमारा जो टेबल सॉल्ट आजकल हम कंज्यूम करते हैं, किसी भी कंपनी का आप खाएं, किसी भी प्रोडक्ट का, उसमें आयोडीन भी होता ही है। तो आयोडीन की जरूरत भी उससे पूरी हो जाती है और सोडियम की जरूरत भी उससे पूरी हो जाती है। तो खाने के नमक से आयोडीन और सोडियम दोनों की आवश्यकता पूरी होती है। आयोडीन खाने के नमक के अलावा भी कुछ कुछ चीजों में मौजूद रहता है, जैसे कि जो सी फूड होता है उसमें भी खाने का नमक, सॉरी, उसमें भी आयोडीन रहता है। ठीक है, जो हमारा सी फूड होता है, जैसे उसमें मछली हो गई या और भी तरह के जो समुद्री जीव होते हैं, उन सब में आयोडीन मौजूद होता है। इसके अलावा कुछ और ऐसे जानवर होते हैं जिनमें आयोडीन पाया जाता है, पर सी फूड में मेनली रहता है, अलॉन्ग विद नमक। नमक में तो होता ही है। ठीक है, इसके बाद सोडियम की कमी से कौन सी बीमारियां होती है उसकी बात करते हैं। तो सोडियम की कमी से, जैसे मैंने आपको बताया कि सोडियम की कमी जो है वो बहुत लोगों में तो नहीं होती है, सोडियम की अधिकता ज्यादा होती है, कमी तो इसकी बहुत कम होती है। ऐसे आपने बहुत कम सुना होगा कि कोई के शरीर में सोडियम की कमी हो गई। सोडियम की अधिकता हो जाती है, खासतौर पे जिनको हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई BP वगैरह रहता है,
उनको सोडियम की अधिकता हो जाती है, कमी तो इसकी उतनी ज्यादा नहीं होती है। पर मान लो कि सोडियम की कमी अगर हो ही जाती तो उससे कौन सी बीमारी होती है, तो याद रखिएगा इसकी कमी से एक बीमारी होती है जिसको कहते हैं हाइपोनेट्रेमिया। ठीक है, हाइपोनेट्रेमिया। हाइपोनेट्रेमिया में क्या होता है, तो हाइपोनेट्रेमिया में आपको सिर दर्द करता है, बार बार ऐसे जी मचलाता है, उल्टी करने का जी होता है, बार बार जी मचलाता है, और साथ ही साथ कंफ्यूजन होता है, चीजों को लेकर के कंफ्यूजन भी पैदा हो जाता है, जिसको मतिभ्रम बोलते हैं हिंदी में, मतिभ्रम उत्पन्न हो जाता है। तो ये तमाम चीजें होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बीमारी का नाम क्या है, हाइपोनेट्रेमिया। इसको हिंदी में भी हाइपोनेट्रेमिया ही बोलेंगे। और इस हाइपोनेट्रेमिया जिन लोगों को हो जाता है उनका बार बार मतली आती है, उनको मतलब उल्टी करने का जी करता है, जी मिचलाता है, और साथ ही साथ उनको मतिभ्रम हो जाता है, चीजों में कंफ्यूजन बना रहता है, और इसके अलावा नींद की कमी रहती है, सिर बहुत दर्द करता है, ये सब चीजें होती है सोडियम की कमी से। और सोडियम अगर ज्यादा हो जाए तो बीपी बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर जो है वो अनियंत्रित हो जाता है। ठीक है, तो ये तीन चीजें याद रखिएगा। सोडियम का क्या काम है बॉडी में, है ना, सोडियम जो है वो कहां से प्राप्त होता है हमारे शरीर को, और सोडियम की कमी से हाइपोनेट्रेमिया बीमारी होती है, जिसमें ये सारे लक्षण देखने को मिलते हैं। उसके बाद आते हैं पोटेशियम पे। पोटेशियम की अगर हम बात करें तो इसका रोल क्या होता है, तो याद रखिएगा कि पोटेशियम जो होता है वो भी फ्लूइड बैलेंस रखता है। हमारी बॉडी में बहुत सारे फ्लूइड्स होते हैं, उनमें बैलेंस बना के रखता है। जो नर्व सिग्नल होते हैं, यानी कि जो पूरे शरीर की तंत्रिकाओं द्वारा ब्रेन को संकेत भेजे जाते हैं, और ब्रेन के द्वारा जो बाकी अंगों को संकेत भेजे जाते हैं, वो जो पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम बना हुआ है, उसमें जो सिग्नल्स को मतलब क्या बोलेंगे, सिग्नल्स को ट्रांसफॉर्म, ये ट्रेवल करवाना, एक सिग्नल को ब्रेन से शरीर के अलग अलग अंगों तक भेजना, और शरीर के अलग अलग अंगों से सिग्नल को ब्रेन तक भेजना, ये जो पूरा नर्वस सिस्टम में जो सिग्नल्स का ट्रांसमिशन होता है बॉडी के अंदर, उसमें भी पोटेशियम की भूमिका रहती है। और साथ ही साथ हमारी जो मसल्स होती है, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करने में भी इसकी भूमिका रहती है। तो ये सारे काम जो है ये करता है। तो ये इसके ये तीन चार काम है जो आपको ध्यान रखने हैं कि पोटेशियम हमारी बॉडी में क्या क्या जिम्मेदारियां निभाता है या कौन कौन से रोल्स प्ले करता है। तो फ्लूइड का जो बैलेंस है उसको बना के रखता है बॉडी के अंदर, नर्वस सिस्टम के अंदर सिग्नल्स को कैरी फॉरवर्ड करता है ब्रेन से बाकी ऑर्गन्स तक, और बाकी ऑर्गन से ब्रेन तक। ये जो पूरा नर्वस सिस्टम है जिसमें सिग्नल्स ब्रेन के थ्रू सभी ऑर्गन्स को भेजे जाते हैं, और अलग अलग ऑर्गन से भी सिग्नल ब्रेन को भेजे जाते हैं, उसमें भी पोटेशियम की भूमिका रहती है। और साथ ही साथ ये हमारे मसल्स को भी एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट और प्रसार करने में मदद करता है। मतलब आपकी मसल्स कितनी सिकुड़ेगी, कितनी फैलेगी, वो जो पूरा कंट्रोल होता है, उसमें भी पोटेशियम का रोल रहता है कि मसल्स का कितना प्रसरण और कितना संकुचन होना चाहिए, है ना। और साथ ही साथ ये हमारी बॉडी में एक मतलब एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन रखता है। अगर आपकी बॉडी में पोटेशियम की मात्रा कम ज्यादा होगी तो उससे होगा ये कि आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर भी कम ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर जो है उसके बारे में आपको याद रखना, ये पोटेशियम जो इसके बारे में ये भी याद रखिएगा कि ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करने में, कंट्रोल करने में मदद करता है। अब आपको पोटेशियम आपकी बॉडी को कहां से मिलता है, क्या सोर्स है पोटेशियम का, तो पोटेशियम के वैसे कोई एक पर्टिकुलर सोर्स नहीं है। बहुत सारे फलों में, सब्जियों में पोटेशियम पाया जाता है। जैसे केले में ये आमतौर पर होता है, संतरे में भी थोड़ी बहुत मात्रा में होता है। अगर आप सब्जियों की बात करोगे तो सबसे ज्यादा आलू में होता है, आलू के अलावा पालक में भी होता है, गोभी में भी ये होता है बल्कि, है ना। इसके अलावा सभी दालों में, और जो बीन्स होती है, फली वाली सब्जियां होती हैं, और विभिन्न जो दालें होती है, तुअर की, मसूर की, इन सभी में भी ये पाया जाता है। तो पोटेशियम इन सभी में पाया जाता है। फलों में ये केले और संतरे में होता है, और सब्जियों में सबसे ज्यादा आलू में होता है। उसके अलावा पालक में भी होता है, मेथी में भी होता है ना। और अगर हम बीन्स की बात करें तो सभी बीन्स में और दालों में ये पाया जाता है। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट है, बहुत ज्यादा मात्रा में शरीर को नहीं चाहिए, थोड़ा सा ही चाहिए, जो कि इनके जरिए मिल जाता है। आलू हर आदमी खाता ही है ना, दालें भी खाता ही है। तो
ये क्योंकि माइक्रो न्यूट्रिएंट है इसलिए बहुत बड़ी तादाद में नहीं चाहिए, थोड़ा सा इंटेक चाहिए जो इनके जरिए हमारी बॉडी को सप्लाई हो जाता है। ठीक है, इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो इसकी कमी से एक बीमारी होती है जिसका नाम आप याद रखिएगा, हाइपोकैलेमिया। ये बीमारी का नाम जरूर याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हाइपोकैलेमिया किसकी कमी से होने वाला रोग है। हाइपोकैलेमिया पोटेशियम की कमी से होने वाला रोग है। इस बीमारी में क्या होता है, तो इसमें आपकी मसल्स जो है वो कमजोर हो जाती है, मांसपेशियां कमजोर हो जाती है, और मांसपेशियों के कमजोर होने की वजह से आपको कमजोरी, थकान, ये सब फील होता रहता है, और दिल की धड़कन जो है वो भी इर्रेगुलर हो जाती है। तो ये सब इसकी वजह से होता है। हाइपोकैलेमिया बीमारी का नाम याद रखिएगा, जो कि पोटेशियम की कमी से होती है। मेनली इसमें थकान होती है, मांसपेशियां कमजोर हो जाती है, और साथ ही साथ बदन में हमेशा मतलब खिंचावट जैसी बनी रहती है, थकान लगती रहती है, धड़कन तेज हो जाती है, ये सब बीमारियां इसमें होती, मतलब ये सब लक्षण इसमें होते हैं। तो ये हो गए हमारे सारे के सारे मिनरल्स। मिनरल्स तो और भी है, मैग्नीज है, एल्यूमिनियम है, पर वो आपके काम के नहीं है। जो मेन है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सारे के सारे ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारा सोडियम और पोटेशियम हमने देख लिया। शरीर में इनकी क्या भूमिका है, कहां से प्राप्त होते हैं, और क्या क्या बीमारियां इनकी कमी से होती है, उस बीमारी के क्या लक्षण है। ठीक है, तो यहां पर आकर के हमारे तमाम तर जो मिनरल्स थे वो खत्म हो गए। मिनरल्स के बाद अब दो न्यूट्रिएंट और बचे हैं आपके। एक तो है फाइबर। फाइबर को फाइबर ही बोल देते हैं हिंदी में भी, और लेकिन कई कार इसको कभी कभी रेशा भी बोलते हैं, रेशे या रेशा, पर आप इसको फाइबर नाम से ही याद रखिए। रेशा बहुत ठीक शब्द नहीं लग रहा है इस मामले में। एनीवे, अंग्रेजी में भी फाइबर बोलते हैं, हिंदी में भी फाइबर बोल देते हैं। ठीक है, और उसके बाद है जल, यानी कि पानी, वाटर। पहले फाइबर की बात करते हैं। आजकल फाइबर का काफी लोग बोलते हैं कि फाइबर वाली चीजें खानी चाहिए। फाइबर जो होता है, जिसको डाइटरी फाइबर भी बोलते हैं, ये एक तरह का कार्बोहाइड्रेट ही होता है, इसीलिए इसको अलग से कई बार पढ़ाया नहीं जाता है ना। ये एक तरह का कार्बोहाइड्रेट ही होता है, इसलिए कई बार इसको अलग से नहीं पढ़ाया जाता है, पर फिर भी मैं इसको अलग से आपको बता रहा हूं, क्योंकि आजकल फाइबर डाइट काफी लोग उस पर बल देते हैं कि फाइबर भी आपके खाने में होना चाहिए। हालांकि कई लोग इसको कार्बोहाइड्रेट में ही बता देते हैं। ठीक है, इसका काम जो है, ये बेसिकली हमारे शरीर में पचता नहीं है, मतलब एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसको हमारा शरीर पचा नहीं सकता। ये जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को काम करने में मदद करता है। ठीक है ना, मतलब ये खुद नहीं पचता है बॉडी में, लेकिन ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक से काम करने में मदद करता है। तो इसके कुछ कुछ काम है जो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ये जो हमारे जो बोल रेगुलरिटी होती है उसको प्रमोट करता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को नियंत्रित करता है ना। उसके अलावा ब्लड में जो शुगर लेवल होती है उसको कंट्रोल करता है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल के लेवल को ब्लड में कंट्रोल करता है, और वेट मैनेजमेंट में भी मदद करता है। तो ये सब इसके रोल्स है जो आपको याद रखने हैं कि फाइबर क्या क्या कार्य शरीर में करता है। हालांकि बहुत कम चांसेस है कि इससे सवाल आए, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि जनरली इसको कार्बोहाइड्रेट में गिन लिया जाता है, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट ही है जो शरीर में पचता नहीं है, इस तरह का कार्बोहाइड्रेट ये है। लेकिन फिर भी ये शरीर के लिए बहुत ही काम की चीज है, क्योंकि ये बहुत सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। आजकल काफी लोग कहते हैं कि आपको, जैसे मखाने जो होते हैं, मखाने में काफी फाइबर होता है, तो लोग कहते हैं कि मखाने खाने चाहिए, उसमें फाइबर काफी मात्रा में होता है। ठीक है, क्या काम करता है अगर हम ये बात करें, तो ये ब्लड के शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, ब्लड के कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। इसके अलावा जो हमारी डाइजेस्टिव एक्टिविटीज होती है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है पूरा का पूरा, उसमें भी खाने के पाचन में मदद करता है। साथ ही साथ जो है डाइजेस्टिव ट्रैक को कंट्रोल करता है, और ये वेट मैनेजमेंट में भी मदद करता है। ठीक है, तो ये तमाम काम ये करता है। इसके सोर्स क्या है, तो ये बहुत सारे फलों में मिलता है, जैसे कि जामुन में, जिसको बेरी या ब्लैकबेरी बोलते हैं, जामुन में ये होता है। एप्पल यानी कि सेब में भी होता है। नाशपाती जिसको पेयर्स बोलते हैं उसमें भी ये होता है। अगर आप सब्जियों की बात करो तो ये ब्रोकोली में आपको मिल जाएगा, गाजर में मिलेगा, और जो पत्ते वाली हरी सब्जियां होती है उनमें भी ये होता है। इसके अलावा जो होल ग्रेन्स होते हैं, जो साबुत अनाज होते हैं, जैसे ओट्स हो गया, ब्राउन राइस हो गया, होल व्हीट हो गया, इस सब में ये पाया जाता है। इसके अलावा
जो फलियां होती हैं, बीन्स, दालें, छोले वगैरह, इसमें भी होता है, नट्स और बीज में भी होता है, मखाने में भी ये काफी मात्रा में पाया जाता है। तो ये फाइबर जो है इन सभी सोर्सेज से हमें प्राप्त होता है। इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है? इसकी कमी से सबसे ज्यादा जो बीमारी होती है वो होती है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन जिसको कब्ज बोला जाता है, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन या कब्ज। क्योंकि अगर आपकी बॉडी में फाइबर पर्याप्त नहीं है तो खाना पचने में दिक्कत आती है, और खाना पचने में अगर दिक्कत आती है तो उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन की बीमारी या समस्या हो जाती है। नॉट बीमारी, ये ऐसी कोई बीमारी नहीं है, कंडीशन बेसिकली, ठीक है। तो कॉन्स्टिपेशन की समस्या जो है वो आती है अगर बॉडी में फाइबर की कमी हो, क्योंकि फाइबर जो है खाने को पचाने में मदद करता है ना, तो इसीलिए कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। खासतौर पे मतलब स्टूल्स को पास करने में दिक्कत आती है। इसके अलावा ये हार्ट डिसीज के रिस्क को भी बढ़ा देता है, क्योंकि इसकी वजह से अगर इसकी कमी हो जाए तो हमारे ब्लड में शुगर लेवल और कोलेस्ट्रॉल लेवल दोनों ही बढ़ जाता है, और अगर आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है तो डेफिनेटली वो हार्ट संबंधी बीमारियों को जन्म देता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे, अभी केवल आप इसको ऐसे ही पढ़ लो। अभी जब हम आगे हार्ट का पूरा सिस्टम पढ़ेंगे, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम पढ़ेंगे, तब ये बात और ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगी, ठीक है, जब हम ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम पे चलेंगे। क्योंकि अगर फाइबर की कमी हो जाए, या फाइबर आपके शरीर में नहीं हो, या फाइबर आप खा नहीं रहे हो, कंज्यूम नहीं कर रहे हो, तो धीरे धीरे क्या होगा, फाइबर की कमी की वजह से ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाएगा, और अगर ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है तो उसकी वजह से हार्ट संबंधी डिसीजेस होने लगती है, ठीक है। उसके बाद आते हैं डायबिटीज, क्योंकि इसकी कमी से ब्लड में शुगर लेवल भी बढ़ जाता है, शुगर लेवल बढ़ जाएगा तो डायबिटीज हो जाएगा। खासतौर पर जो टाइप 2 डायबिटीज होता है वो इसकी कमी से कई बार हो जाता है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा और डाइजेस्टिव ट्रबल्स होने लगते हैं, यानी पाचन संबंधी कई बीमारियां हो जाती है, जैसे डायवर्टिकुलिटिस है या इस तरह के, क्योंकि ये पाचन में मदद करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो अगर किसी भी व्यक्ति के शरीर में फाइबर की कमी हो तो ये तमाम समस्याएं उसको पैदा होंगी, क्योंकि फाइबर के 3 मुख्य काम है। एक, ब्लड के शुगर लेवल को कंट्रोल करना, दूसरा ब्लड के कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना, और तीसरा हमारी डाइजेस्टिव एक्टिविटीज को ढंग से स्मूथली चलाना, है ना, हमारी जो डाइजेस्टिव एक्टिविटीज है उनको स्मूथली चलाना। अब मान लो कि फाइबर की कमी हो गई तो जो बीमारियां होंगी वो इन तीनों से संबंधित होगी। जैसे ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाएगा जिसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज होने के खतरे हैं, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाएगा जिसकी वजह से हार्ट संबंधी डिसीजेस होने के खतरे हैं, और ब्लड में और नॉर्मली आपके डाइजेस्टिव ट्रबल्स होंगे, ढंग से स्टूल पास नहीं होगा, खाना नहीं पचेगा, तो उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन और उसी तरह की अन्य डाइजेस्टिव बीमारियां हो जाएंगी, ठीक है। इसके सोर्सेस मैंने आपको बता ही दिए कि फलों में ये जामुन, सेब, नाशपाती इत्यादि में मिलता है, सब्जियों में ब्रोकली, गाजर और पत्तेदार हरी सब्जियों में मिलता है, होल ग्रेन्स में ओट्स, ब्राउन राइस, होल व्हीट वगैरह में मिलेगा, और फली, बीन्स, दालें, छोले, नट्स, बीज में भी ये पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आकर के फाइबर हमारा कंप्लीट हो गया, बस इतना ही पढ़ना है, बहुत पीएचडी आपको नहीं करनी है। उसके बाद आते हैं पानी पे, वाटर पे, ठीक है। मखाने में ये काफी होता है ना, मखाने को मुझे नहीं पता इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आप देख लीजिएगा, मखाने में काफी मात्रा में पाया जाता है। अब आते हैं हम लोग पानी पे, पानी या वाटर, ठीक है। पानी जो है आप जानते हैं कि हमारे शरीर का एक सबसे बड़ा हिस्सा पानी से ही बना हुआ है, और पानी जो है वो एक बहुत ही इसेंशियल चीज है हमारे बॉडी के लिए, है ना, इसलिए पानी को भी न्यूट्रिएंट्स में गिना जाता है, इसको भी न्यूट्रिएंट मान लिया जाता है। हमारे शरीर का 70% से ज्यादा जो है वो पानी ही है, और ये इसका कोई एक पर्टिकुलर काम नहीं है, ये कई तरह के शारीरिक कामों में मदद करता है, कई तरह की हमारी एक्टिविटीज में ये हमको हेल्प करता है, तो ये तो आपको पता ही है। अब देखिए इसका क्या फंक्शन और क्या रोल है मैं आपको बताता हूं, ठीक है। सबसे पहला जो काम है, देखो पानी के बहुत सारे काम है शरीर में, इसका कोई एक काम नहीं है। बॉडी में अगर कोई एक एलिमेंट बताना हो जो बहुत सारे काम कर रहा हो न्यूट्रिएंट्स में से, तो वो पानी। पानी कई काम करता है, बाकी सबके सिंगल या डबल काम है, 2-3 काम है, 4 काम है मैक्सिमम, एक ही काम होता है कुछ कुछ न्यूट्रिएंट्स का। जैसे कार्बोहाइड्रेट का एक ही काम है एनर्जी देना,
प्रोटीन के दो काम है मैक्सिमम, ग्रोथ डेवलपमेंट करना, रिपेयरिंग करना टिश्यूज वगैरह की, है ना। फैट के भी एक दो ही काम है। तो बाकी जो न्यूट्रिएंट्स है उनके बहुत स्पेसिफिक काम है, लेकिन पानी जो है वो एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जिसके कई सारे काम हमारी बॉडी में है, अलग अलग एक्टिविटीज में ये हेल्प करता है, और इसीलिए इसको न्यूट्रिएंट माना गया है बाकायदा। हमारे शरीर का ज्यादातर हिस्सा पानी से बना हुआ है। अभी क्या क्या काम करता है, देखिए सबसे पहला काम तो ये यही करता है कि हमारी बॉडी में जो हम न्यूट्रिएंट्स खाते हैं, मतलब जो न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम करते हैं, उसको बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक लेके जाने में पानी मदद करता है। ये शरीर के अंदर न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है। इसी में घुल करके, जो पानी में घुलनशील पदार्थ होते हैं, वो पानी में घुल करके ही शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचते हैं। तो पहला काम तो इसका यही हो गया। पहला काम तो इसका यही हो गया कि हमारे शरीर में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो हम ग्रहण करते हैं, बाद में जब वो पच जाते हैं, तो वो जो पचे हुए न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बॉडी के अलग अलग हिस्सों में उसकी जरूरत के हिसाब से पहुंचाए जाते हैं, जहां जिस न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है। तो उनको लेकर के कौन जाता है, तो पानी ही जाता है। ठीक है। जैसे मान लो कि जब हम भोजन खाते हैं, पहले तो मुंह में लिया, फिर अंदर गया, फिर वो पचेगा पूरा का पूरा। जब भोजन का पाचन कंप्लीट हो जाता है तो उसमें से एब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिएंट्स का। जब एब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिएंट का, तो उस एब्जॉर्प्शन के थ्रू जो जो न्यूट्रिएंट उसमें रहते हैं, भाई विटामिन है बहुत सारे, मिनरल्स हैं बहुत सारे, प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट्स है, तो उसको शरीर के अलग अलग अंगों तक आवश्यकता के अनुसार भेजा जाता है। तो वो जो न्यूट्रिएंट्स का बॉडी के अलग अलग हिस्सों तक ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो पानी ही के जरिए होता है। पानी ही उनको शरीर के अलग अलग अंगों तक, कोशिकाओं तक लेकर के जाता है। ठीक है। और इवन जो वेस्ट होता है हमारे शरीर का, जो कि हमारे बॉडी के लिए टॉक्सिक होता है, उसको भी शरीर के अलग अलग अंगों से कहां तक लेके जाता है, वो उसको भी मतलब कि वो रेक्टम तक ले जाता है, जिससे फिर वो बाहर निकाल दिया जाता है। जरूरी नहीं है कि रेक्टम तक ही, मतलब जहां से भी हम लोग वेस्ट मटेरियल बाहर एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, वहां तक लेके आता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि रेक्टम से ही वेस्ट मटेरियल बाहर निकले। पसीना जो निकलता है वो भी एक तरह का वेस्टेज होता है, क्योंकि वो एक्सेसिव है, हमारी बॉडी के लिए काम का नहीं है, टॉक्सिक चीज है। ठीक है, टॉक्सिक तो नहीं है पर हमारी बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है। ठीक है। तो ये सिर्फ न्यूट्रिएंट्स का ही नहीं, जो हमारी बॉडी के अलग अलग हिस्सों में जो वेस्ट पदार्थ होते हैं उसको भी ट्रांसपोर्ट करता है, और न्यूट्रिएंट को तो ट्रांसपोर्ट करता ही है। पचे हुए भोजन में से जो न्यूट्रिएंट्स है उसको शरीर के विभिन्न हिस्सों तक उसकी आवश्यकता के अनुसार ले जाता है। ठीक है। इसके अलावा और इसकी क्या भूमिका है पानी की, हमारे शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है ना। बॉडी के टेम्परेचर को भी पानी ही कंट्रोल करता है। कैसे करता है, पसीने के माध्यम से। जैसे हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ने लगता है और लगता है कि नहीं इससे ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, तो पानी क्या करता है, पसीने के रूप में टेम्परेचर को रिलीज कर देता है। जैसे ही आप दौड़ के आओगे तो आपको पसीना निकलने लगेगा। तो हमारी बॉडी में ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को भी नियंत्रित यानी कि रेगुलेट करता है। कैसे करता है, पसीना निकाल करके। जैसे ही इसको फील होता है कि बॉडी का टेम्परेचर ऊपर जा रहा है, तो ये पसीने के जरिए उसको वापस से रेगुलेट करने का काम करता है। मतलब पानी करता है ये काम, उसको बाकी मैकेनिज्म तो बॉडी के अंदर बना हुआ है ही। इसके बाद जो तीसरा काम है, ये हमारे शरीर में जो हड्डियां हैं उनके बीच में जो मतलब जो जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स में लुब्रिकेंट्स का काम भी ये करता है, जिसकी वजह से जोड़ों में दर्द नहीं होता, घर्षण नहीं होता, फ्रिक्शन नहीं होता, वो स्मूथली एक दूसरे पे मूव करते हैं। तो ये जो हमारी हड्डी में जो जोड़ होते हैं, उन जोड़ों में जो लुब्रिकेंट्स होते हैं उसमें भी पानी होता है, जिसकी वजह से हम आसानी से इसको मूव कर पा रहे हैं। जैसे ये हाथ को है, ये उंगलियां हैं, इन सभी में जो बीच बीच में जो जोड़ है, जोड़ों में क्या है, उनमें लुब्रिकेंट है, मतलब एक तरह का क्या बोलना चाहिए उसको, एक फ्लूइड होता है, और उसी फ्लूइड में लुब्रिकेंट के रूप में पानी भी मिला रहता है, वरना फ्रिक्शन की वजह से स्मूथली मूव नहीं होगा। उसके अलावा हमारे शरीर के ऑर्गन्स और टिश्यूज को प्रोटेक्ट करने का भी ये काम करता है ना। बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस में भी ये पार्टिसिपेट करता है। हमारे शरीर में कई तरह की केमिकल रिएक्शंस होती रहती है, हमारी बॉडी के अंदर कई तरह की केमिकल रिएक्शंस होती रहती है, तो उन केमिकल रिएक्शन में भी पानी जो है वो पार्टिसिपेट करता है। बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस के लिए पानी चाहिए, बिना पानी के वो नहीं हो सकती।
तो हमारी बॉडी में कई सारी केमिकल रिएक्शंस के लिए पानी जरूरी है, उसमें भी ये पार्टिसिपेट करता है। हमारे ऑर्गन्स और टिश्यूज को ये प्रोटेक्ट भी करता है। मतलब प्रोटेक्ट कैसे करता है कि उनके ऊपर एक प्रोटेक्शन जैसा रहता है पानी का। जैसे जो हमारे शरीर में टिश्यूज होते हैं उसके ऊपर पानी जमा रहता है कुशन के रूप में, और उनको प्रोटेक्ट करता है आघात से, बाहरी आघात से या आंतरिक आघात से उनको बचाता है। एक कुशन के रूप में, एक गद्दे के रूप में वो रहता है। जैसे गद्दा नहीं होता है कि आपको कोई मार रहा है, आप गद्दा या कुशन कर दो तो नहीं मारेगा, ऐसा है। तो जो कुशन या गद्दे के रूप में शरीर के टिश्यूज को भी प्रोटेक्ट करता है। कहां से पानी मिलता है? तो भाई पानी हमको पीने के पानी से मेनली तो मिल जाता है ना। सबसे मेन सोर्स तो वही है कि आप जो पानी पीते हैं वही पानी का सोर्स भी है। इस पीने के पानी के अलावा बहुत सारी ड्रिंक्स में भी पानी होता है, जैसे कि दूध में भी होता है, कोल्ड ड्रिंक में भी होता है, चाय में भी होता है, जूसेस अगर आप पीते हो तो जूस में भी होता है। उन सभी में जो है वो पानी किसी न किसी मात्रा में होता है। और उसके अलावा कई सारे फल सब्जियां, उसमें पानी होता है। जैसे तरबूज में पानी होता है, खरबूजे में होता है ना। ककड़ी जैसे होती है उसमें ककड़ी में पानी होता है। तो पीने का पानी तो आप पीते ही हो, उसके अलावा भी और कई सोर्सेस हैं जिनसे हमारी बॉडी को पानी मिलता है। जैसे कि बहुत सारे फल, बहुत सारी सब्जियां, बहुत सारी ड्रिंक्स, बेवरेजेस, उन सभी में पानी होता है। ठीक है। इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है? सबसे पहले तो इससे डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी जिसको बोलते हैं बोलचाल की भाषा में, है ना। सबसे पहली चीज जो है वो क्या होती है? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी हो जाती है शरीर के अंदर। ठीक है। और पानी की कमी की वजह से बहुत प्यास लगती है, थकान लगती है, डिजीनेस यानी कि चक्कर आने लगते हैं, सिर दुखने लगता है। उसके अलावा और भी कई तरह की चीजें होती है। अगर डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा हो जाए तो इंसान की मौत भी हो जाती है ना। तो पानी की कमी से डिहाइड्रेशन होता है, और डिहाइड्रेशन की वजह से कई चीजें होती है, जैसे बहुत तेज प्यास लगना, बहुत ज्यादा तेज प्यास लगना यानी गला सूखना, इसको बोल सकते हो गला सूखने लगता है। प्यास से भी ज्यादा इसको क्या बोलेंगे? गला सूखना। गला सूखने लगता है, थकान लगती है, चक्कर आने लगते हैं, सिर दुखने लगता है, ये सब होता है। कई बार डिहाइड्रेशन अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो इंसान की मौत भी हो जाती है। ठीक है। इसके साथ ही ये और भी कई तरह के बीमारियों को जन्म देती है, जैसे कि किडनी संबंधी प्रॉब्लम भी इसकी वजह से हो जाती है ना। किडनी में भी दिक्कत आने लगती है, क्योंकि किडनी के को काम करने के लिए पानी की जरूरत होती है। अगर पानी नहीं होगा तो किडनी की फंक्शनिंग भी प्रभावित या दुष्प्रभावित होगी। किडनी को फंक्शन करने के लिए भी क्या चाहिए? पानी चाहिए। और अगर पानी नहीं होगा तो किडनी भी प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगी, क्योंकि किडनी तभी काम करती है जब प्रॉपर उसको पानी मिले। ठीक है। यहाँ पर आकर के हमारा न्यूट्रिशन नाम का जो टॉपिक है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है। यहाँ पर आकर के अपना न्यूट्रिशन वाला जो टॉपिक है वो खत्म हो गया। अब अपन आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम पे, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पे। ठीक है। तो अब हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे। एक बार मैं इसको आपको बता देता हूँ, न्यूट्रिशन में आपको क्या क्या मैंने पढ़ाया है, एक बार पढ़ लेना। पहले हमने न्यूट्रिशन देखा कि न्यूट्रिशन क्या होता है। उसके बाद न्यूट्रिशन के टाइप्स देखे। टाइप्स दो अलग अलग ग्राउंड्स पे मैंने आपको बताया। पहला ग्राउंड जो है वो हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट की कितनी मात्रा मौजूद है, उसके आधार पे हमने देखा कि हम प्रॉपर न्यूट्रिशन है, अंडर न्यूट्रिशन है या माल न्यूट्रिशन है। और उसके बाद दूसरा है फूड प्रिपेयरिंग मेथड के बेसिस पे। फूड प्रिपेयरिंग मेथड की अगर हम बात करें तो फूड प्रिपेयरिंग मेथड के अंदर फूड प्रिपेयरिंग मेथड की अगर हम बात करें तो फूड प्रिपेयरिंग मेथड के अंदर दो तरह के मेथड्स होते हैं। एक वो जो खुद अपना खाना बनाते हैं उनको ऑटोट्रोप बोला जाता है, और जो दूसरे पे डिपेंड करते हैं उनको हेट्रोट्रोप बोला जाता है। इसी में हमने फोटोसिंथेसिस भी देखा। ठीक है। और उसके बाद फिर हमने न्यूट्रिशन देखने के बाद फिर न्यूट्रिएंट्स को डिटेल में पढ़ा। पोषक तत्व, पोषक तत्वों की भूमिका यानी कि वो उनका क्या रोल होता है, क्या सोर्सेस है, और उनकी कमी से कौन सी बीमारियां
होती है। इतना ही पूछा जाता है जनरली, इससे ज्यादा तो पूछा नहीं जाता है। ठीक है ना। मेरे हिसाब से न्यूट्रिशन से इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा। मैंने बहुत डिटेल में आपको बता दिया है। फोटोसिंथेसिस वगैरह आपको पूरा ध्यान रखना है, और ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स बताए हैं ये कहां से शरीर को प्राप्त होते हैं, इनकी बॉडी में क्या रोल है, और इनकी कमी से कौन सी बीमारियां होती है, और उस बीमारी के क्या लक्षण है। अब आते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पे, मानव पाचन तंत्र। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, मानव पाचन तंत्र। यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, मानव पाचन तंत्र में सबसे पहले हम देखेंगे कि पाचन की पूरी प्रक्रिया की कौन कौन से चरणों में होती है, क्या स्टेजेस होती है पाचन की पूरी प्रक्रिया की, और फिर उसके बाद देखेंगे कैसे पाचन शरीर में होता है। तो पहले हम देखेंगे स्टेजेस। स्टेजेस मतलब कितने अलग अलग चरणों में पाचन होता है। ऐसे थोड़ी कि मुंह में रखा और पच गया, पूरा एक प्रक्रिया है। तो पूरी प्रोसेस में कौन कौन से स्टेजेस है उनको देखेंगे, और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पाचन की जो प्रक्रिया है, यानी कि जो डाइजेशन की पूरी प्रोसीजर है, वो ऐसा नहीं है कि एक चरण में हो जाती है, एक स्टेज में कि भाई मुंह में रखा खाना और पच गया। वो एक लंबी प्रक्रिया है। लंबी मतलब वो एक बहुत लंबे समय तक चलती है, और साथ ही साथ बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। उसमें कई स्टेजेस है। आप मुंह में खाना रखते हैं, फिर चबाते हैं, फिर घोटते हैं, फिर वो शरीर के अंदर जाता है, फिर धीरे धीरे डिकम्पोज होता है। उसके बाद उसमें से पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब किया जाता है, फिर उसको शरीर के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाया जाता है, फिर वेस्टेज मटेरियल को आगे प्रोसेस किया जाता है जो कि काम का नहीं है, फिर उसको कैसे। तो वो एक बहुत ही लंबी प्रक्रिया है, और कई चरणों से होकर के, कई स्टेजेस से होकर के गुजरती है। तो सबसे पहले हम इसके स्टेजेस देखेंगे। मुंह में खाना रखने से लेकर के पचाने तक, या शरीर से बाहर मल त्याग करने तक कौन कौन से चरण होते हैं, कौन कौन सी स्टेजेस होती है, और किस स्टेज में क्या होता है। ठीक है। तो पहले हम इसकी स्टेजेस देखेंगे। स्टेजेस के बाद फिर पढ़ना शुरू करेंगे। तो इसमें दो तरह की चीजें होती हैं, ध्यान से अभी देख लेना। एक होती है जिसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव कैनाल, यानी एक पूरी लंबी नली है पाचन नली का जिसको बोलते हैं, जिसमें मुंह से लेकर के जब तक खाना पच के बाहर नहीं निकल जाता, एक पूरी की पूरी लंबी कैनाल है जिसमें कई अंग शामिल होते हैं। इसमें हमारी छोटी आंत भी है, स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी आंत भी है, लार्ज इंटेस्टाइन, आमाशय भी है ना, स्टमक भी है, ये सब इसी में आता है। ठीक है। तो ये एक डाइजेस्टिव कैनाल है जिसमें खाना पचता है, एक लंबी नली है जो मुंह से लेकर के रेक्टम तक फैली हुई है ना। ये हमारा मुंह है, और मुंह से लेकर के ये यहां तक रेक्टम तक फैली हुई है। तो वो एक लंबी सी कैनाल है जिसको क्या बोल देते हैं, डाइजेस्टिव कैनाल बोल देते हैं, जिसमें खाना पचता है। मुंह से लेकर के रेक्टम तक की फैली हुई है, और इसी में खाने का पूरा पाचन होता है। और कुछ होते हैं आपके एसेसरी ऑर्गन्स, जिसको सहायक अंग बोलते हैं। एक्सेसरी ऑर्गन्स या सहायक अंग, यानी कि इनके अंदर खाना पचता नहीं है, पर ये खाने के पाचन में मदद करते हैं। इनके अंदर खाना नहीं पचता, लेकिन ये खाने को पचाने में हेल्प करते हैं। जैसे पेनक्रियाज वगैरह हो गया, जिसमें से निकले हुए कुछ एंजाइम इसमें मदद करते हैं। हमारे जीभ के ऊपर या जीभ के अंदर कुछ स्वेट, ये आपके स्वेट बोल रहा हूँ, सलाइवरी ग्लैंड्स होती है।
अब सलाइवरी ग्लैंड के अंदर खाना नहीं जाता है, सलाइवरी ग्लैंड से निकलने वाला जो एंजाइम होता है अमाइलेज, वो खाने को पचाने में यानी कार्बोहाइड्रेट को मुंह से पचाने में मदद करता है, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं एक्सेसरी ऑर्गन। ये जो है डाइजेस्टिव कैनाल जो है, इसके अंदर खाना पचता है, ये मुंह से लेकर रेक्टम तक, गुहा द्वार तक फैली हुई है, इसके अंदर पूरा खाना पचेगा। और ये जो सहायक अंग है, एक्सेसरी ऑर्गन्स है, ये खाने को पचाने में मदद करेंगे, या तो अपनी तरफ से एंजाइम देंगे या अपनी तरफ से कुछ हार्मोन दे देंगे। उनके अंदर खाना नहीं पचेगा पर वो खाने को पचाने में कुछ ना कुछ हेल्प करेंगे, उनको एक्सेसरी ऑर्गन्स या सहायक अंग बोलते हैं। तो ऐसे करके हमको पूरा का पूरा ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम समझना है, ठीक है। अब अपन इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम होता क्या है और ह्यूमन डाइजेशन क्या होता है। तो ये हालांकि डेफिनेशन आपसे नहीं पूछी जाएगी, पर फिर भी आप समझिए कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। देखो भाई, ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम क्या है, जिसके जरिए हमारे शरीर में खाने का डाइजेशन होता है, पाचन होता है। वो जो पूरा अंगों का जाल है शरीर के अंदर, जिसमें सभी अंग मिल करके जो हम खाना खाते हैं, फूड जिसको बोलते हैं, इस फूड को काय में कन्वर्ट कर देते हैं, न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट कर देते हैं तोड़कर। ये न्यूट्रिएंट का यूज बॉडी करती है, सीधे फूड का यूज बॉडी नहीं करती है। ये जो पूरी प्रोसीजर होती है ये डाइजेशन कहलाती है। देखो ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, ठीक है। हम जो फूड कंज्यूम करते हैं, हम जो फूड कंज्यूम करते हैं, ये इसी रूप में हमारी बॉडी इसका यूज नहीं कर सकती। बॉडी इसको इसी रूप में यूज नहीं कर सकती जिस रूप में हम कंज्यूम करते हैं। बॉडी क्या करेगी, जिस फूड आइटम को हमने कंज्यूम किया है उसको डायरेक्ट यूटिलाइज नहीं करती, बल्कि इसको पहले छोटे छोटे सिंपलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ना पड़ता है। जैसे आप खाने में कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो, रोटी खा रहे हो, आप खाने में क्या खा रहे हो, रोटी खा रहे हो। रोटी शरीर की कोशिका नहीं समझती है, शरीर की कोशिका तो क्या समझती है, ग्लूकोज समझती है। वो ग्लूकोज को प्रोसेस कर सकती है, रोटी को प्रोसेस नहीं कर सकती। तो इसीलिए रोटी को काय में तोड़ना पड़ेगा, ग्लूकोज में तोड़ना पड़ेगा, तभी उसका यूटिलाइजेशन बॉडी कर पाएगी शरीर को एनर्जी देने के लिए। ठीक है, ऐसे ही अगर आप प्रोटीन खा रहे हो, जैसे आपने दाल खाई, अंडा खाया, इन सब में प्रोटीन होता है। जैसे मान लो आपने आज सुबह 2 बॉयल अंडे खा लिए, या आपने मान लो कि मच्छी भात खा लिया, मच्छी में भी प्रोटीन होता है थोड़ा सा, या आपने मान लो कि चिकन टिक्का खा लिया, या बिरयानी खा ली, चिकन बिरयानी खा ली, मटन बिरयानी खा ली, कुछ भी खा लिया, इन सभी में क्या है, इन सभी में प्रोटीन है। लेकिन ये हमारी बॉडी नहीं समझती। हमारी बॉडी को प्रोटीन नहीं समझ में आता, उसको समझ में आता है एमिनो एसिड। प्रोटीन जो है वो काय में टूटता है, एमिनो एसिड में। अब ये एमिनो एसिड का प्रयोग हमारी बॉडी करेगी, इससे हमारी बॉडी को ग्रोथ और डेवलपमेंट मिलेगा, इससे हमारे टिश्यूज रिपेयर हो जाएंगे, वो सब एमिनो एसिड से होगा, ठीक है। वो सब जो है वो एमिनो एसिड से होगा। तो हमारी बॉडी जो है वो एमिनो एसिड समझती है, वो दैट डजंट अंडरस्टैंड दी। ये इसी तरीके से फैट का भी होता है, फैट हमारी बॉडी नहीं समझती है, वो समझती है फैटी एसिड। वो क्या समझती है, फैटी एसिड, जो कि सिंपलर मॉलिक्यूल है, स्मॉलर मॉलिक्यूल है। तो हमारी बॉडी जो है वो फूड आइटम्स को डायरेक्टली कंज्यूम तो करती है पर यूटिलाइज नहीं कर सकती। वो उसको सिंपलर फॉर्म में जब कन्वर्ट होकर के मिलेगा तो बॉडी उसको यूटिलाइज करेगी। इसीलिए जो खाना हम खाते हैं, वो खाना के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बिगर और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट जो आप कंज्यूम कर रहे हो, या प्रोटीन जो आप कंज्यूम कर रहे हो, या फैट जो आप कंज्यूम कर रहे हो, ये सभी क्या होते हैं, बिगर और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं। ये बॉडी कंज्यूम तो कर लेगी पर यूटिलाइज नहीं करेगी। यूटिलाइज तब करेगी जब इन बड़े मॉलिक्यूल्स को और जटिल यानी कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को छोटे और सरल मॉलिक्यूल्स में तोड़ के दिया जाएगा, बॉडी को सिंपलर और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ के दिया जाएगा। तो ये जो बड़े और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं, इनको छोटे और सिंपलर मॉलिक्यूल्स में जो तोड़ना की घटना है,
या जो उनको शरीर में तोड़ने की घटना है, बड़े और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को छोटे और सिंपलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ने की जो घटना है वो क्या कहलाती है? डाइजेशन कहलाती है। उसी को हम क्या बोलते हैं? डाइजेशन बोलते हैं। ठीक है। और इस पूरी प्रोसेस में जो पूरा शरीर में सिस्टम बना हुआ है इस पूरी प्रोसेस के लिए, जितने अलग अलग ऑर्गन्स हैं, वो ऑर्गन्स अलग अलग काम कर रहे हैं, क्योंकि इस बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ना आसान काम नहीं कि हथौड़ी से तोड़ दिया जाए। उसको दांत कुतरते हैं, उसमें जीभ में जो लार ग्रंथियां है वो उसमें लार मिलाती है, फिर वो ग्रसनी से शरीर के मतलब पेट में जाता है, फिर वहां और अलग अलग तरह के एंजाइम मिलते हैं, HCl मिलता है, सल्फ्यूरिक ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिलने की वजह से भी वो थोड़ा सा डाइल्यूट होता है, फिर और आगे छोटी आंत में जाता है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा वो प्रोसीजर होता है। तो ये पूरे के पूरे अंगों का जो सिस्टम है शरीर के अंदर, और वो जो पूरी प्रोसीजर है, ये सब मिल करके डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है। ठीक है। इवन इसमें फूड का न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन भी शामिल है, यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब करके खून में मिलके शरीर के अलग अलग अंगों तक पहुंच जाते हैं। आई बात समझ में? तो ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है ये क्या कहलाता है? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है। ठीक है। जिसमें हमारे शरीर में जो हम फूड आइटम कंज्यूम करते हैं उसको छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स में तोड़ा जाता है, जो बॉडी यूटिलाइज कर सके अलग अलग कामों के लिए, एनर्जी देने के लिए, ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए, अलग अलग कामों के लिए। ठीक है। और बाद में फिर उसको एब्जॉर्ब भी करती है बॉडी, एब्जॉर्प्शन भी इसी का हिस्सा है। मतलब केवल न्यूट्रिएंट में तोड़ना काफी नहीं है, उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया जाता है बॉडी के द्वारा और शरीर के अलग अलग अंगों तक पहुंचा दिया जाता है जहां जिसकी जितनी जरूरत होती है। ये जो प्रोसेस है इसमें दो तरह के प्रोसेसेस होती है, एक मैकेनिकल और दूसरी केमिकल। मतलब इसमें दो तरह की प्रक्रियाएं शामिल होती है, यांत्रिक और रासायनिक। यांत्रिक प्रक्रिया क्या है? जैसे दांतों से आप खाने को कुचल रहे, मतलब कुतर रहे हो, तो वो क्या है? एक मैकेनिकल प्रोसेस है। जैसे मशीन चीजों को काटती है वैसे, उसमें कोई रासायनिक घटना नहीं हो रही। आपने खाना मुंह में रखा और दांतों से उसको कुतर दिया, या आपने एक चिकन मुंह में रखा और दांत से उसको तोड़ दिया, तो ये सब क्या है? ये मैकेनिकल प्रोसीजर है। और केमिकल प्रोसीजर क्या होती है? जिसमें कोई केमिकल घटना हो, जैसे एंजाइम्स जब मिलते हैं तो वो फूड को तोड़ते हैं, डिकम्पोज करते हैं। जैसे जो कार्बोहाइड्रेट होता है CnH2n, जो कॉम्प्लेक्स होता है CnH2nOn, ये टूटता जाता है सिंपलर में, एंजाइम्स मिल जाता है, फिर रिएक्शन होता है, रिएक्शन की वजह से वो टूट जाता है। तो ये सब केमिकल प्रोसीजर। तो हमारे शरीर में जो डाइजेशन होता है उसमें केमिकल और मैकेनिकल दोनों तरह की प्रोसीजर्स इन्वॉल्व है। ठीक है। अब पाचन के कौन कौन से, मतलब डाइजेशन के कौन कौन सी स्टेजेस होती है, तो हम पहले डाइजेशन की स्टेजेस की बात करते हैं, कौन कौन सी स्टेजेस होती है। ठीक है। पहली स्टेज है इंजेस्शन। इंजेस्शन मतलब जिसको हिंदी में बोलते हैं अंतर्ग्रहण। इंजेस्शन का मतलब क्या होता है? अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण का मतलब होता है जो हम खाना, मतलब देखो यहाँ पे स्टेजेस का मतलब होता है कि खाना मुंह में रखने से लेकर के पचने तक और उसमें से न्यूट्रिएंट्स निकालने तक, खींचने तक, बॉडी जो न्यूट्रिएंट खींचती है पचे हुए खाने में से, जिसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, वहां तक कौन कौन से स्टेजेस है, कौन कौन से चरण है, उसको बोलेंगे पाचन के चरण। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? खाना मुंह में रखते हैं, है ना। तो खाना जो हम मुंह में रखते हैं, यानी कि खाना खाना शुरू करते हैं, उसको क्या बोल देते हैं? इंजेक्शन। इंजेक्शन नहीं, इंजेस्चर, दोनों में अंतर है। प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन अंदर अलग शब्द है। इंजेक्शन तो ये होता है इंजेक्ट करना, ये है इंजेक्शन जो डॉक्टर लगाता है। ये इंजेक्शन नहीं है, ये है इंजेस्शन। इंजेक्शन का मतलब होता है अंतर्ग्रहण, खाने को अंदर ग्रहण करना। ठीक है। उसके बाद दूसरा होता है डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है? डाइजेशन में यही फूड जो कि बड़ा और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है वो क्या में कन्वर्ट हो जाता है? छोटे और सिंपलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है।
बड़ा और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल पानी में घुलता नहीं है, और पानी में घुलेगा नहीं तो शरीर के अलग अलग हिस्सों तक जाएगा कैसे? क्योंकि पानी में घुलकर ही ये शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचेगा, और शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंच नहीं पाएगा तो फिर काम कैसे चलेगा? बॉडी तो उसको यूज नहीं कर पाएगी, है ना। तो ये जो मॉलिक्यूल है जो कि बड़ा और हार्ड और बिगर मॉलिक्यूल होता है और वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, उसको छोटे छोटे और सिंपलर मॉलिक्यूल्स में जो वाटर सॉल्युबल भी हो उसमें तोड़ा जाता है शरीर के अंदर, है ना। इसको बोला जाता है डाइजेशन, ताकि उसको हम पानी में घोल करके, यानी कि रक्त के अंदर जो ब्लड लाइन होती है, ब्लड स्ट्रीम लाइन होती है, उस ब्लड स्ट्रीम में डाल करके शरीर के विभिन्न हिस्सों तक ब्लड के जरिए पहुंचा सके। ठीक है, इसमें मैकेनिकल प्रोसीजर भी होती है और केमिकल भी, कुछ प्रक्रियाएं मैकेनिकल है, कुछ केमिकल है। उसके बाद डाइजेशन के बाद आता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है अवशोषण, यानी कि जो खाना पच गया है उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है, जो हमारे शरीर के काम के जो छोटे मॉलिक्यूल है, सिंपलर मॉलिक्यूल है, जिसमें टूट चुका है बड़ा मॉलिक्यूल, वो सिंपलर और छोटे मॉलिक्यूल जिनको न्यूट्रिएंट आप बोल सकते हो, जो बॉडी यूटिलाइज करेगी, उसको एब्जॉर्ब कर लेना पचे हुए भोजन में से, क्योंकि पचे हुए भोजन में तो वेस्टेज भी रहता है। तो पचे हुए भोजन में से जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो पचा हुआ भोजन में से जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको क्या किया जाता है? एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। उसके बाद आता है एसिमिलेशन, स्वांगीकरण। ठीक है, स्वांगीकरण का मतलब होता है, या एसिमिलेशन का मतलब होता है कि जो हमने खाना एब्जॉर्ब किया, यानी कि जो खाना न्यूट्रिएंट जो है वो एब्जॉर्ब हुए, उसको ब्लड लाइन में मिला करके शरीर के अलग अलग अंगों तक पहुंचाया जाता है, और फिर अंग उसका यूज कर लेते हैं। मतलब उसका जो भी यूज होता है वो यूज कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि प्रोटीन है, अब कहीं पर कोई टिश्यू टूटा हुआ है तो वहां प्रोटीन चला जाएगा। प्रोटीन क्या जाएगा? प्रोटीन का जो न्यूट्रिएंट होता है एमिनो एसिड, वो चला जाएगा। वहां बॉडी जो है उस एमिनो एसिड का यूज करके टिश्यू को रिपेयर कर देगी। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए कि कहीं पर विटामिन की कमी है, जैसे हमारे खून में मान लो आयरन की कमी है, तो क्या करेंगे? पचे हुए खाने में से आयरन निकाल लेगा शरीर और उसको खून में मिला देगा। मान लीजिए कि हमको आंख से कम दिखता है, विटामिन की कमी है, मान लो कोई किसी विटामिन की कमी है, तो क्या होगा? वो जो पर्टिकुलर विटामिन है उसको ब्लड में से, सॉरी, खाने में से, पचे हुए खाने में से निकाल लिया जाएगा और ब्लड के जरिए कहां पहुंचा देंगे? आंख में पहुंचा देंगे। अब आंख उसका प्रयोग करेगी अपने हिसाब से। ठीक है, तो ये प्रोसेस कहलाती है एसिमिलेशन। और आखिरी होता है इजेस्शन। वो इंजेस्शन था, ये इजेस्शन है। इजेस्शन का मतलब जो हमारे जो अनपचाया ना, मतलब जो या तो वेस्टेज है या फिर अपचा हुआ, अनपचा हुआ खाना है, उसको मल के रूप में शरीर से बाहर निकाल देना। ये क्या है? बहिर्क्षेपण, यानी इजेस्शन, शरीर से बाहर निकालना। तो ऐसे ऐसा खाना जो कि पचा ही नहीं है, या फिर जो अपशिष्ट यानी कि वेस्टेज है, हमारे शरीर के लिए हानिकारक है या काम का नहीं है, उसको शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया इजेस्शन कहलाती है। तो ये 5 चरणों में पूरा ये प्रक्रिया होती है। ठीक है, ये 5 चरणों में, 5 स्टेजेस में ये पूरी प्रोसीजर होती है। सबसे पहले होता है आपका इंजेस्शन, जिसमें हम खाना मुंह में रख के चबाते हैं और अंदर घोंट लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है? इंजेस्शन, जिसमें हम खाना मुंह में रखते हैं, चबाते हैं। उसके बाद डाइजेशन शुरू हो जाता है, जिसमें बड़े और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल छोटे और सिंपलर वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल में बदलने लगते हैं। उसके बाद इन्हीं में से जो न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं, उन न्यूट्रिएंट्स को बॉडी एब्जॉर्ब करती है, खींच लेती है पचे हुए खाने में से, पचे हुए खाने को आगे भेज देती है बाहर निकालने के लिए, और जो न्यूट्रिएंट्स खींचे हैं उसमें से उसको ब्लड में मिला देती है और शरीर के अलग अलग हिस्सों तक भेज देती है। फिर स्वांगीकरण, एसिमिलेशन, यहाँ पर वो जो अंग है उस न्यूट्रिएंट का यूज करते हैं, जो उसको करना होता है। जहां पर उस न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है वहां पर उसका यूटिलाइजेशन किया जाता है। और जो बचा हुआ मटेरियल है, जो या तो काम का नहीं है या टॉक्सिक है, वेस्टेज है, उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है मल के रूप में। ये पूरे के पूरे प्रोसीजर, ये पूरे के पूरे जो है डाइजेशन के स्टेजेस है। इतने अलग स्टेजेस में डाइजेशन की प्रोसेस होती है। ठीक है, तो ये सब क्या कहलाएंगे? डाइजेशन की स्टेजेस कहलाएंगे। अब आते हैं
डाइजेस्टिव ऑर्गन्स पे और उनका क्या फंक्शन है उस पे आते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको जो है केवल ये बताऊंगा जो हमारी डाइजेस्टिव पाइप है उसके बारे में बताऊंगा, और साथ ही साथ फिर बाद में उसमें जो एक्सेसरी ऑर्गन्स है जो सहायक अंग है उनके बारे में भी बताऊंगा। जैसे मैं आपको एक बार पहले ही स्पष्ट कर दिया हूं, एक बार और बता देता हूं कि हमारी बॉडी में दो तरह की चीजें हैं पाचन के मामले में। एक है पाचन नलिका जिसको हम लोग डाइजेस्टिव पाइप बोल सकते हैं, इसमें खाना पचता है। ये जो है मुंह से लेकर के आपके मुंह से शुरू होती है और रेक्टम तक फैली हुई है। रेक्टम मतलब जहां से खाना मतलब जो वेस्टेज है मल है बाहर निकलता है। अगर आप इमेज देख पा रहे होंगे तो ये रेक्टम है। तो एक लंबी सी नली है जो मुंह से लेकर रेक्टम तक फैली हुई है, इसी में सब अंग आते हैं। इसी में हमारा पेट भी आ जाता है इसी नली में जिसको हम लोग स्टमक बोलते हैं। इसी में हमारा आमाशय भी आ जाता है ना, तभी सभी चीजें इसमें आ जाती है। इसी में आपकी ग्रास नली या ग्रसनी भी है, सब है इसी में। खाना इसी में पचता है मुख्यतः। और कुछ होते हैं एक्सेसरी ऑर्गन्स जो हेल्प करते हैं खाने में, मतलब खाने के पाचन में, खाने में नहीं, खाने को पचाने में हेल्प करते हैं। खाने को पचाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। जैसे जैसे अगर हम एक्सेसरी ऑर्गन्स की बात करें, जैसे दांत, खाना कोई दांत में नहीं पचता है, पर खाना जो दांत में नहीं पचता पर दांत उसको तोड़ तो देते ही है। जैसे जीभ में खाना नहीं पचता पर जीभ से लार निकलती है, वो खाने को पचाने में मदद तो करती है। उसमें से एक एंजाइम निकलता है अमाइलेज करके, वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू कर देता है मुंह में से, ऐसा है। ठीक है ना, तो ये एक्सेसरी ऑर्गन है जिनमें खाना पचता नहीं है पर वो खाने में मदद करते हैं, खाने के पाचन में मदद करते हैं, खाने को पचाने में मदद करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो अंग है उनकी बात करेंगे, यानी कि जो हमारे मेन नलिका है, मेन जो पाइप है डाइजेस्टिव पाइप, उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं और उसमें कैसे कैसे खाना आगे बढ़ता है। यहाँ पे मैंने एक इमेज भी दी है, ये इमेज से आपको मैं बताता भी जाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले है माउथ, मुख गुहा भी इसको बोलते हैं, ओरल कैविटी। ठीक है, माउथ बोल लो, बोलचाल की भाषा में क्या बोल देंगे, माउथ। और वैसे क्या बोलते हैं बायोलॉजिकल लैंग्वेज में, ओरल कैविटी यानी मुख गुहा, ओरल कैविटी या मुख गुहा। ठीक है, इसका क्या काम है, इसमें क्या होता है कि इसमें यांत्रिक पाचन यानी मैकेनिकल जो डाइजेशन है वो शुरू होता है यहां से। ठीक है, सबसे पहले इसमें मुख गुहा में क्या क्या होता है, तो इसमें टीथ है और टंग है, जीभ, और सलाइवरी ग्लैंड्स है जो कि टंग के ऊपर ही होती है, सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स को हिंदी में लार ग्रंथियां बोलते हैं। टीथ को दांत बोलते हैं, आप जानते हैं, और टंग को जीभा या जीभ कहा जाता है। ठीक है, टीथ जो है वो दांत, टंग यानी जीवा, और सलाइवरी ग्लैंड, ये तीनों काय में होते हैं, ओरल कैविटी के अंदर होते हैं। ठीक है, खाना तो ओरल कैविटी में पचेगा, ये लोग मदद करेंगे पचाने में। दांत के अंदर थोड़ी खाना घुसेगा, ना सलाइवरी ग्लैंड के अंदर घुसेगा, पर दांत मदद करेगा, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेगा। तो कुछ तो टुकड़े में यही तोड़ देगा, रोटी को तोड़ देगा, सब्जी को तोड़ देगा, है ना, पिज्जा को तोड़ देगा छोटे छोटे टुकड़े में, जिससे आसान हो जाएगा मामला, है ना। जीभ जो है वो उसके ऊपर सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, तो सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलेगा जिसको आप लार बोलते हो। ये लार जो है खाने में मिल जाएगा, और लार में एक एंजाइम होता है अमाइलेज, वो खाने के अंदर मिल करके पाचन शुरू करेगा, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना शुरू कर देगा वहीं से। ठीक है, पूरा नहीं तोड़ेगा पर तोड़ना शुरू कर देगा। कार्बोहाइड्रेट सीधे जो है वो ग्लूकोज में नहीं बदलता, उसमें भी 2-3 स्टेजेस आते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना शुरू कर देगा, उसका पूर्ण पाचन नहीं होता मुंह में कार्बोहाइड्रेट का,
कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता है, शुरू होता है, बस शुरू हो जाता है। कंप्लीट डाइजेशन तो बाद में होगा शरीर के अंदर। ठीक है, तो टीथ का मुख गुहा में 3 हिस्से हैं ओरल कैविटी में, दांत, जीभ और आपका सलाइवरी ग्लैंड्स, एसजी लिख दिया। ठीक है, ये क्या मदद करते हैं, दांत जो है खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, जिससे आसानी हो जाती है, उसको तोड़ तोड़ दिया जाता है तो डिकम्पोज करता है। टंग जो है वो क्या करती है, टंग से लार निकलती है, क्योंकि इसके ऊपर सलाइवरी ग्लैंड होती है और उससे सलाइवा निकलती है, और ये सलाइवा जो है हमारे खाने में मिक्स हो जाती है। अब लार के भी 2 यूज है, जो सलाइवा है ना, सलाइवा के भी 2 यूज है। एक यूज तो इसका यही है कि इसमें एक एंजाइम होता है जो मदद करता है कार्बोहाइड्रेट के पाचन में, जिसको एमाइलेज कहा जाता है। ठीक है, लार जो होती है, सलाइवा जो होती है, उसके अंदर एमाइलेज नाम का एंजाइम पाया जाता है, जो कार्बोहाइड्रेट में मिक्स होकर के कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना शुरू कर देता है, यानी बड़े मॉलिक्यूल को छोटे और सिंपलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ना शुरू कर देता है। उसके बाद जो है, उसके बाद जो आता है, उसके बाद जो है वो होता है आपका दूसरा काम जो होता है इसका, कि ये ल्यूब्रिकेंट की तरह काम करता है। ल्यूब्रिकेंट समझते हो ना, जैसे ग्रीस होता है वैसे। खाना वैसे बहुत खुरदुरा हो अगर उसमें लार ना मिले, लार मिलने से, सलाइवा मिलने से क्या होता है, एक ल्यूब्रिकेशन इफेक्ट, ल्यूब्रिकेटिंग इफेक्ट आ जाता है, जिसकी वजह से खाना आसानी से हम घोट पाते, निगल पाते, वरना फ्रिक्शन की वजह से उसको निगलना मुश्किल हो जाएगा नली के अंदर से। तो सलाइवा जो है वो ल्यूब्रिकेंट का काम भी करता है, हमारे खाने को ल्यूब्रिकेशन देता है, जिसकी वजह से उसे निगलना आसान हो जाता है, वो आसानी से आहार नली से फिसल के अंदर चला जाता है। तो एक ल्यूब्रिकेटिंग एजेंट की तरह से भी ये काम करता है, और खाने का पाचन मुंह से शुरू कर देता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन ये शुरू कर देता है मुंह में से। ये नहीं कि कार्बोहाइड्रेट पूरा ही पच जाएगा, पर पचना शुरू हो जाता है, बाकी जाकर के अंदर पचता है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं, ये वही मैंने बताया, इससे अमाइलेज नाम का एक एंजाइम निकलता है, और ये अमाइलेज जो है इसको टाइलिन भी बोला जाता है। यस, ये अमाइलेज को टाइलिन भी बोलते हैं, ये याद रखिएगा, कई बार टाइलिन नाम से पूछा जाता है। यहाँ पी साइलेंट है, पी को पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये जो पी है ना यहाँ पे साइलेंट है, इसको नहीं पढ़ना है ना, इसको पटाइलिन मत बोल देना, टाइलिन ही है ये। ठीक है ना, तो ये जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू कर देता है। ये कार्बोहाइड्रेट जो सबसे, कार्बोहाइड्रेट का जो सबसे जटिल रूप होता है वो है स्टार्च। स्टार्च का पाचन शुरू कर देता है, स्टार्च को ये माल्टोज में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है, जो कि सिंपलर है। स्टार्च सबसे जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है, उसके कंपैरिजन में माल्टोज जो है वो सिंपलर होता है, छोटा मॉलिक्यूल होता है। एक स्टार्च कई माल्टोज में टूटता है ऐसा। तो यहां पर स्टार्च का, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट का सबसे जटिल रूप है, सबसे बड़ा रूप है, उसका पाचन मुंह में से शुरू हो जाता है। उसमें टाइलिन नाम का एक एंजाइम मिल जाता है, जो कि लार में मौजूद होता है, सलाइवा में, और वो माल्टो, ये आपके शर्करा, या ये सॉरी क्या बोलते हैं इसको यार, आपके स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, तोड़ करके स्टार्च जो है वो माल्टोज में टूट जाता है। माल्टोज सिंपलर और छोटा मॉलिक्यूल है, लेकिन माल्टोज भी आगे टूटेगा, काय में, ग्लूकोज में, वो शरीर के अंदर होगा। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पर आप देखिए दांत है, ये है ना, इसमें तीत है, इसमें माउथ आ जाएगा, तीत आ जाएगा, और सलाइवरी ग्लैंड्स आ जाएगा, ये 3 चीजें। हालांकि इसमें टंग भी है। उसके बाद दूसरा है फ्राइनेक्स। फ्राइनेक्स जो है इसको ग्रसनी बोलते हैं, फ्राइनेक्स को क्या बोलते हैं, ग्रसनी। ये दूसरा ऑर्गन है उसके अंदर। ग्रसनी का मतलब होता है एक नली, जिसके द्वारा खाना जो है वो अंदर जाता है। ग्रसनी में खाना भी इसके द्वारा जाता है, नली भी इसके, ये आपका हवा भी इसके द्वारा जाती है, दोनों जाती है।
जैसे मान लो कि यहाँ पर ये मैं डायग्राम से बताता हूँ, देखो ये जो है ना, ये आपका ये है फ्राइनेक्स, 4 नंबर यहाँ पे आपको दिखेगा, ये वाला जो है ना ये फ्राइनेक्स है। अब ये फ्राइनेक्स जो है ये ऊपर जुड़ा हुआ रहता है, ये 4 नंबर दिख रहा है, ये फ्राइनेक्स है। ये फ्राइनेक्स जो है कॉमन नली होती है जिससे हमारा खाना भी अंदर जाता है और जो हवा है वो भी अंदर जाती है, जो हम सांस के जरिए लेते हैं, ये यहाँ मिल जाती है। मुंह के अंदर वाला हिस्सा और नाक के अंदर वाला हिस्सा, ये दोनों जाकर के कहा मिल जाते हैं, यहाँ फ्राइनेक्स पे मिल जाते हैं। अब एक सिंगल पाइप है, उसी में से सांस द्वारा हवा भी जा रही है और खाना जो हम खाते हैं वो भी अंदर जाता है, तो ये फ्राइनेक्स है। ठीक है, अब ये फ्राइनेक्स में नीचे की तरफ क्या लगा रहता है, एक वॉल्व लगा रहता है, ये 2 भागों में बटा रहता है। नीचे ऊपर तो कॉमन है, ऊपर तो कॉमन है, नीचे ये ऐसे 2 भागों में बटा रहता है, ऐसे। और यहां एक वॉल्व जैसा लगा रहता है, ठीक है। और ये है हमारी फ्राइनेक्स, ठीक है। ये कॉमन नली है, ये यहां पर मुंह से भी जुड़ी है और ऊपर नाक से भी जुड़ी है। नाक के जरिए जो हम हवा ले रहे हैं अंदर श्वसन में या रेस्पिरेशन में, वो भी इसी के थ्रू अंदर आती है, और नीचे मुंह में से जो हम निगलते हैं खाना, वो भी इसी के थ्रू अंदर आता है। लेकिन इसमें क्या मैकेनिज्म लगी है कि जो वॉल्व है, ये वॉल्व काम करता है, जब हम खाना निगल रहे होते हैं तो ये जो श्वास नली का वॉल्व है वो बंद हो जाता है, इसको ट्रैकिया बोलते हैं। जो श्वास नली है जिसमें से हवा अंदर फेफड़ों तक जाती है, उसको ट्रैकिया बोलते हैं। ये इसको फ्राइनेक्स को लंग्स से जोड़ता है, लंग्स से, क्योंकि फेफड़े में हमारी हवा जाती है। और जो आहार नली है उसको एसोफेगस बोला जाता है, फूड पाइप, ये जो है स्टमक तक जाती है। तो जब आप खाना खा रहे होते हैं तो उस समय ये वाला वॉल्व बंद हो जाता है, जब आप घोट रहे होते हैं। ऐसा नहीं कि 2 घंटे तक खा रहे हो तो 2 घंटे तक ट्रैकिया बंद रहेगा, इंसान मर ही जाएगा। जब आप घोटते हैं केवल उस समय ट्रैकिया का वॉल्व बंद हो जाता है और बाकी खाने वाला वॉल्व खुला रहता है। और जब आप खाना बंद कर देते हैं तो ट्रैकिया का वॉल्व खुल जाता है वापस से। खाना मतलब ये नहीं कि 2 घंटे तक खा रहे हैं, निगलते हैं केवल उतनी देर, ठीक है ना, 1 सेकेंड 2 सेकेंड के लिए। तो इसी तरह से ये फ्राइनेक्स है। फ्राइनेक्स जो है कॉमन नली होती है जिससे खाना और हवा दोनों ही अंदर जाते हैं, ठीक है। जब हम खाना घोटते हैं उस समय वहां पर एक वॉल्व लगा होता है जिसको एपिग्लॉटिक्स बोलते हैं, है ना। ये जो एपिग्लॉटिक्स है, जब हम खाना घोटते हैं तब ये खाने का, जब हम खाना घोटते हैं या निगलते हैं उस समय ये विंड पाइप का जो वॉल्व है उसको बंद कर देता है, ताकि खाना जो है वो विंड पाइप के अंदर जाकर के फेफड़ों में ना पहुंच जाए। जैसे ही हम खाना निगल चुके होते हैं तो वापस से वॉल्व खुल जाता है, क्योंकि हवा जो है वो फेफड़ों तक जाने लगती है, ऐसा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, एक कॉमन नली है, ये मुंह से भी जुड़ी है और ऊपर नाक से भी जुड़ी है। इसी में से नाक में से हवा आ रही है, इसी में से मुंह में से खाना जा रहा है। नीचे ये 2 हिस्सों में बटी है, एक हिस्सा लंग्स तक जाता है, ये हिस्सा कहलाता है ट्रैकिया, या इसको अंग्रेजी में हिंदी में बोलते हैं श्वास नली का। और एक हिस्सा आपके पेट तक जाता है, स्टमक तक, जिसको आहार नलिका बोला जाता है या एसोफेगस कहा जाता है। और बीच में यहां पर एक वॉल्व जैसा लगा होता है, जब खाना आप निगल रहे होते हैं तो ये बंद हो जाता है लंग्स वाला वॉल्व, बाकी समय खुला रहता है, ठीक है। क्या काम होता है, तो काम मैंने आपको बता ही दिया कि इसका काम जो है वो खाने को अंदर स्टमक तक पहुंचाना है। इसमें लार मिल जाती है मुंह के अंदर खाने में, तो खाना वैसे ही बहुत लुब्रिकेंट हो जाता है, चिकना हो जाता है, क्योंकि लार मिल गई, थूक मिल गया, मतलब कि सलाइवा मिल गई। सलाइवा जैसे ही मिलती है तो क्या होता है, लुब्रिकेशन होता है, तो खाना आसानी से फिसलते हुए नीचे चला जाता। तो ये दो नलियां होती है, एक होती है फूड पाइप जिसको ट्रेकिया बोलते हैं, एक होता है विंड पाइप, ये आपका सॉरी उल्टा बता दिया, एक होती है विंड पाइप जिसको ट्रेकिया बोलते हैं, है ना, उल्टा बता दिया मैंने। एक विंड पाइप होती है, विंड पाइप को क्या बोलते हैं, ट्रेकिया बोलते हैं। वो अभी हमारे काम की नहीं है, वो हम उधर पढ़ेंगे, जब हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तब विंड पाइप की बात करेंगे। और एक होती है एसोफेगस जिसको हम आहार नली या अन्न प्रणाली भी बोल देते हैं। आप तो इंग्लिश नाम याद रखना, हिंदी नाम इसमें बहुत
याद रखना फायदेमंद नहीं है, क्योंकि हिंदी में तो हर जगह अलग अलग नाम दिए रहते हैं। एसोफेगस को बोलचाल की भाषा में फूड पाइप बोल देते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फूड पाइप। और ट्रेकिया को बोलते हैं विंड पाइप। ट्रेकिया से हवा अंदर जाती है और दोनों ही ऊपर कॉमन काय से जुड़ी रहती है? फ्राइनेक्स से जुड़ी रहती है। ऊपर दोनों जो है ये फ्राइनेक्स से जुड़ी है। यहां से एक अंदर फेफड़े में चल जाती है और एक अंदर इसमें। तो फ्राइनेक्स से कॉमनली जुड़ी रहती है और नीचे एक वॉल लगा रहता है। जब हवा जा रही है तो जब खाना निगल रहे हैं तो उसको बंद कर देते हैं, बाकी समय वो खुला रहता है। ये सब शरीर अपने आप ही करता है। ठीक है। एसोफेगस का काम क्या होता है? एसोफेगस जो है वो एक मस्कुलर ट्यूब होती है, यानी कि मांसपेशियों से बनी हुई एक नलिका होती है, ठीक है, जो फ्राइनेक्स को पेट से जोड़ती है। ठीक है। जब खाना इसके अंदर से गुजरता है, ये इसका काम कुछ नहीं है, ये हमारे मुंह को या फ्राइनेक्स जो होती है, फ्राइनेक्स को कहीं से जोड़ देती है? पेट से, ताकि खाना पेट में चला जाए। पेट मतलब स्टमक, स्टमक से जोड़ देती है। तो इसोफेगस जो है हमारे फ्राइनेक्स को स्टमक से कनेक्ट करती है और इसी में से गुजरते हुए खाना कहां पहुंचता है? फ्राइनेक्स के जरिए फूड पाइप में आता है, यानी एसोफेगस में आता है, और एसोफेगस से फिर फिसल के कहां पहुंच जाता है? स्टमक के अंदर, यानी पेट के अंदर पहुंच जाता है। जब खाना इसमें से गुजरता है, ये इतनी नाजुक सी होती है, जैसे आपने सांप देखा होगा। अगर सांप कोई भी चीज निगलता है तो उसकी बॉडी में, यानी जो उसकी बॉडी होती है उसमें ऐसे क्रमांकुचन होता है। जैसे सांप को अगर आपने कुछ खाते देखा हो, किसी भी रेप्टाइल को देखा हो, केवल सांप को नहीं, इवन छिपकली को देखा हो या और भी किसी रेप्टाइल को देखा हो, तो वो जब भी कोई चीज निगलते हैं तो वो उनके शरीर में अंदर जाते हुए आपको दिखेगी। ऐसा बाहर होगा, अंदर होगा, बाहर होगा, सिकुड़ेगा, फैलेगा, सिकुड़ेगा, फैलेगा, है ना। उसी तरह हमारी ये फूड पाइप भी है। ये फूड पाइप भी ऐसे ही मांसपेशियों से बनी हुई एक लचलची संरचना है। जैसे ही खाना इसके अंदर से गुजरता है तो इसमें भी उसी तरह सिकुड़ना फैलना होता है, जिसको क्रमांकुचन कहा जाता है, पेरिसिटैलिसिस। ठीक है। और इस तरीके से खाना जो है वो स्टमक में पहुंच, ऐसे वेव लाइक होता है ना, इस तरीके से। आप कभी सांप को कुछ घोटते हुए देखना, ऊपर नीचे उसकी बॉडी में होता है, लहरदार ऐसे। इसको क्रमांकुचन या पेरिसिटैलिसिस कहा जाता है। उसके बाद खाना आ गया पेट में, स्टमक में। अब इसको पेट ना बोल करके आमाशय बोलिए। आमाशय ज्यादा सही शब्द है। पेट तो ऐसे ही बोलचाल में बोल देते हैं। अब जब ये पेट में या आमाशय में आता है खाना, जो हमारा आमाशय होता है वो एक जे की आकृति का ऑर्गन है। ये जैसे जे होता है ना, इस टाइप का जे की आकृति का, यहां पर आपको दिखेगा। ये देखिए, ये दिख रहा है जे जैसा, ये है। पांच नंबर पे एसोफेगस, 7 नंबर पे आपको दिख रहा होगा स्टोमक। ये जो है ना, ये जे ऐसे लिखते हैं ना अपन लोग, इस तरह से ऐसे ही लिखते हैं जे। ये देखिए इसी तरह का आपको दिख रहा है। ठीक है। तो ये ऐसी जे की आकृति का बना रहता है। इसमें खाना पहुंच जाता है। अब इसमें खाना पहुंच गया, यहां पर क्या होगा? इसमें खाना कुछ समय तो स्टोर रहता है, ठीक है, और फिर यहाँ डाइजेशन की प्रोसेस और आगे बढ़ती है। ठीक है। यहां पर क्या होता है? यहां पर क्या होता है कि कई सारे डाइजेस्टिव जूस आके हमारे खाने में मिल जाते हैं। जो हमारे पेट की दीवार होती है, आमाशय की दीवार होती है, उसमें से कई सारे फ्लूइड्स निकलते हैं, तरल पदार्थ निकलते हैं, जूसेस जिनको बोलते हैं। वो जूसेस आकर के खाने में मिलते हैं और खाने को और तोड़ते हैं। अभी तक तो केवल हमारे पास कार्बोहाइड्रेट का हल्का सा पाचन हुआ था। अभी खाना पूरी तरह पचा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पचा है, बल्कि थोड़ा सा ही पचा है। केवल जो स्टार्च था वो काय में टूटा था? माल्टोज में टूटा था। तो हल्का सा कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ है, वो भी पूरा नहीं हुआ। पूरा तो तब होगा जब वो ग्लूकोज में टूट जाएगा, अभी तो माल्टोज में ही आया है, ऐसा है। तो अब यहां पर खाने का पाचन अच्छे से शुरू होता है। यहाँ प्रोटीन भी टूटना शुरू होगा, फैट भी टूटना शुरू होगा। ठीक है। इसके लिए बहुत सारे जूसेस जो है वो खाने में यहां पर आकर के मिल जाते हैं। ठीक है। कौन कौन से जूसेस मिलते हैं? देखो, पेट में कई सारी ग्लैंड्स होती है, आमाशय के अंदर बहुत सारी ग्लैंड्स होती है जो बहुत सारे जूसेस को रिलीज करती है, जिसको गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं, हिंदी में जठर रस बोलते हैं इसको। ये क्या करती है? जठर रस निकलता है।
ये जठर रस किसी बाहरी अंग से नहीं आता, आमाशय के अंदर ही से निकलता है। जो पेट है, स्टमक है, स्टमक के अंदर ही जठर रस निकलता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी ग्लैंड्स होती है। जैसे ही खाना पेट में आया, ग्लैंड्स एक्टिव हो जाती है और जठर रस रिलीज करना यानी गैस्ट्रिक जूस रिलीज करना शुरू कर देती है। जैसे ही खाना पेट में आता है तो क्या करती है ये ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करना शुरू कर देती है। अब ये जो गैस्ट्रिक जूस होता है, इसमें कई सारी ऐसी चीजें होती है जो खाने को पचाने में मदद करती है पेट के अंदर। पहले तो इसमें एसिड होता है, और वो एसिड कौन सा होता है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि गैस्ट्रिक जूस में कौन सा एसिड होता है। याद रखिएगा, गैस्ट्रिक जूस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। कौन सा एसिड मौजूद होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मौजूद होता है। हालांकि ये बहुत ही डाइल्यूटेड होता है ना, बहुत कंसंट्रेटेड नहीं होता, पानी रहता है ज्यादातर, तो थोड़ा सा HCl रहता है। कंसंट्रेटेड होगा तो पेट में आग ही लग जाएगी, क्योंकि HCl का पीएच वैल्यू काफी ज्यादा है, 1.5 से 3.5 के बीच में इसकी पीएच वैल्यू रहती है। तो ये हाईली एसिटिक होता है, ऐसा नहीं कि छोटा मोटा एसिटिक है, हाईली एसिटिक ये होता है, मतलब ठीक ठाक एसिटिक होता है। लेकिन फिर भी क्योंकि बहुत डाइल्यूट होता है, पानी ज्यादा मिला रहता है, गैस्ट्रिक जूस में ज्यादातर तो पानी ही रहता है, 90% तक पानी रहता है, बल्कि 95% तक पानी रहता है। तो इसीलिए HCl जो है हमारे शरीर के लिए हानिकारक नहीं है, पर हाँ जरूरी बहुत है। इतनी मात्रा ही HCl की खाने को पचाने के लिए पर्याप्त होती है। ठीक है, तो हमारे पेट में जो जठर रस है, गैस्ट्रिक जूस, उसमें कौन सा अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, लेकिन बहुत डाइल्यूटेड फॉर्म में होता है, लेकिन ये जरूरी है। ये जो है बैक्टीरिया को मारता है, प्रोटीन्स को डीनेचुरेट करता है ना, उसके अलावा पेप्सोजेनिन और पेप्सिन को एक्टिवेट करता है, ये सब काम ये करता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। हालांकि अच्छा, ये भी एक और चीज आपने सुनी होगी, पेट में अल्सर हो जाता है, सुना है ना, वो अल्सर इसी HCl की वजह से होता है। इसकी मात्रा नहीं बढ़ती है, क्या होता है कि ये हमारा जो आमाशय है, जैसे मान लो कि ये आमाशय है, ये हमारा क्या है, मतलब पेट है, जिसको हम आमाशय बोल दें या स्टमक बोल दें। इसके अंदर जो है गैस्ट्रिक जूस रहता है, और वो डाइल्यूट रहता है, उसमें HCl मिला है पर डाइल्यूटेड है। लेकिन ये गैस्ट्रिक जूस और जो HCl है, ये हमारे आमाशय की दीवार से इसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता है। जो वॉल होती है, वॉल है ना दीवार, जो स्टमक की दीवार होती है, स्टमक की दीवार से इसका कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता है HCl का, क्योंकि स्टमक की दीवार के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, जिसको म्यूकस मेम्ब्रेन बोलते हैं। एक झिल्ली लगी होती है, झिल्ली समझते हो ना, झिल्ली नहीं, झिल्ली, मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन बोलते हैं उसको। वो म्यूकस मेम्ब्रेन हमारे पेट की दीवार में अंदर की तरफ लगी होती है। तो उस म्यूकस मेम्ब्रेन की वजह से क्या होता है, ये जो HCl वाला गैस्ट्रिक जूस है, इसका कांटेक्ट हमारी स्टमक की इनर वॉल से नहीं हो पाता, क्योंकि मेम्ब्रेन उसको रोक देती है। लेकिन अगर मान लो वो मेम्ब्रेन कटने फटने लगती है, डैमेज होने लगती है, तो क्या होता है, ये HCl जो है ये पेट की दीवार से टकराने लगता है, जिससे पेट की दीवार छिल जाती है, छाले हो जाते हैं। इसी को अल्सर बोलते हैं। सुना होगा आपने, अल्सर बोलते ना, पेट के छाले हो गए। पेट के छाले कुछ नहीं होते हैं, मतलब पेट के छाले का मतलब यह है कि वो जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो डैमेज हो गई, और उसकी वजह से HCl वाला जो गैस्ट्रिक जूस है वो आमाशय की अंदरूनी दीवारों को टच करने लगा, और टच करने की वजह से वो छिलने लग जाती है, यानी कि वो छाले हो जाते हैं पेट में, उसको अल्सर बोलते हैं। ठीक है, अगर म्यूकस मेम्ब्रेन ठीक है तो ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाती है, मतलब ये नहीं पहुंचाता है, HCl आपको नुकसान नहीं पहुंचाता है। ठीक है, तो ये सारे काम ये करता है। अब ये क्या करता है, प्रोटीन को तोड़ना शुरू करता है। प्रोटीन का पाचन शुरू ही स्टमक से होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन तो जीभ पे रखते से शुरू हो जाता है, जैसे ही लार मिली, जैसे ही खाने में लार मिक्स हुई, थूक मिक्स हुआ, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो गया, स्टार्च माल्टोज में टूटने लगा। लेकिन प्रोटीन का पहली बार पाचन ही शुरू होता है पेट के अंदर, स्टमक के अंदर। प्रोटीन भी टूटेगा, प्रोटीन तो बहुत जटिल अणु है। प्रोटीन जो है वो काय में कन्वर्ट होता है, अल्टीमेटली एमिनो एसिड में। एमिनो एसिड बॉडी को समझ में आता है, सबसे सिंपलर है एमिनो एसिड, ये तो कॉम्प्लेक्स है। लेकिन प्रोटीन सीधे एमिनो एसिड में नहीं टूटता, स्टेजेस में टूटता है। प्रोटीन पहले पेप्सिन में टूटता है, फिर पेप्सिन से पेप्टोड में टूटता है, और फिर एमिनो एसिड में टूटता है। जैसे सीधे स्टार्च सीधे ग्लूकोज में नहीं टूटता,
पहले माल्टोज में टूटेगा, फ्रुक्टोज में, और फिर ग्लूकोज में जाएगा। ऐसे ही यहां भी होता है। प्रोटीन का यहाँ हल्का सा डिकम्पोजिशन, मतलब हल्का सा टूटना शुरू होता है। यहां पर प्रोटीन जो है वो पेप्सिन में बदल जाता है। ठीक है, प्रोटीन काय में बदल जाता है, पेप्सिन में बदल जाता है, मतलब थोड़ा सा टूटा है। प्रोटीन की तुलना में पेप्सिन छोटा और सिंपलर मॉलिक्यूल है। हालांकि अभी पेप्सिन आगे और टूटेगा। अल्टीमेटली प्रोटीन एमिनो एसिड में टूटता है, बॉडी एमिनो एसिड को यूटिलाइज करती है। ये बीच वाली स्टेजेस उसकी समझ में नहीं आते। ठीक है, तो पेप्सिन को तोड़ने में भी इसकी मदद लगती है, किसकी? जठर रस की, यानी गैस्ट्रिक एसिड की। ठीक है, तो पेप्सिन जो है ये बेसिकली एक एंजाइम है, और ये एंजाइम जो है वो प्रोटीन को पेप्टाइड्स में तोड़ता है। ठीक है, ये म्यूकस झिल्ली मैंने आपको बताई थी। म्यूकस क्या होती है ना? म्यूकस जो एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो स्टमक की दीवारों को बचाती है एसिड और एंजाइम से। ठीक है, ये म्यूकस झिल्ली का नाम जरूर याद रखना, म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस झिल्ली, म्यूकस मेम्ब्रेन जो है एक मेम्ब्रेन होती है जो आमाशय के अंदरूनी दीवारों को, स्टमक के अंदर वाली वॉल को HCl और गैस्ट्रिक जूसेस से बचाती है टच होने से। अगर वो डैमेज हो जाए तो अल्सर हो जाता है पेट के छाले। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब यहां पर प्रोटीन हल्का सा टूटना शुरू हो गया। उसमें कौन कौन से एंजाइम ने मेन भूमिका निभाई? पेप्सिन ने मेन भूमिका निभाई। पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को काय में तोड़ देता है? पेप्टाइड में तोड़ देता है। ठीक है, प्रोटीन पहले टूटता है, मैंने आपको पेप्सिन बता दिया, सॉरी पेप्सिन एंजाइम है। प्रोटीन जो है वो पहले टूटता है पेप्टोड में, पेप्टाइड में, फिर पेप्टाइड पेप्टोड में, और फिर पेप्टोड एमिनो एसिड में। प्रोटीन पेप्टाइड में टूटेगा, फिर पेप्टाइड और छोटे छोटे टुकड़े में टूटेगा, और फिर अल्टीमेटली एमिनो एसिड में टूटेगा। तो यहां पर प्रोटीन जो है वो पहली बार पचना शुरू होता है। प्रोटीन काय में टूटता है? छोटे टुकड़ों में, जिनको पेप्टाइड बोलते हैं। इसमें कौन मदद करता है? तो इसमें जठर रस, गैस्ट्रिक एसिड जो है वो मदद करता है। गैस्ट्रिक एसिड में मौजूद HCl जो है वो भी प्रोटीन को तोड़ने में मदद करता है। और साथ ही साथ यहां पर बहुत सारे एंजाइम भी होते हैं, उनमें एक मेन एंजाइम का याद रखिए नाम, पेप्सिन। ये मेन एंजाइम पेप्सिन है। HCl तो मदद करता ही है प्रोटीन को तोड़ने में, लेकिन ये जो पेप्सिन है ये भी जठर रस के अंदर, यानी गैस्ट्रिक जूस के अंदर मौजूद रहता है। ये एक एंजाइम है, ये भी प्रोटीन को तोड़ने में मदद करता है, उसको पेप्टाइड में तोड़ने में हेल्प करता है। ठीक है, अब खाना यहां से और अंदर फिर बढ़ेगा। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। अब इसके बाद अगली क्लास में देखेंगे। अभी हम कहां तक आ गए हैं? अभी हमारा खाना आ गया है पेट तक, आमाशय तक। ठीक है ना, जिसको स्टमक बोलते हैं। तो खाना मुंह में हमने रखा, मुंह में रखने के बाद वो फ्राइनेक्स में गया, फ्राइनेक्स से वो फूड पाइप यानी कि एसोफेगस में गया, और एसोफेगस के बाद वो आ गया स्टमक में। ठीक है, अब स्टमक से आगे बढ़ेगा, वो हम अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, कल की क्लास में खत्म हो जाएगा, छोटा सा ही टॉपिक है। ठीक है, तो आज की क्लास को यही खत्म करते हैं। अगली क्लास में पेट से आगे खाने को बढ़ाएंगे, पूरा पचवा देंगे आखिरी तक, और फिर अगला सिस्टम शुरू करेंगे। ठीक है, तो अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।